नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है निर्धनता। आपके सिलेबस के अंदर ये दिया गया है। बीच में काफ़ी सारा गैप हो गया था, मुझे थोड़ी टाइफाइड के कारण काफ़ी समय तक मैं नहीं पढ़ा पाया और अभी कोशिश करेंगे, धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं तो साथ साथ पढ़ाते चलें। तो निर्धनता, अब इसमें एनसीईआरटी और आरबीएसई का जो मैंने मैटर लिखा है वो मैटर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक दो चीज़ें जो कि आपके एनसीईआरटी आरबीएसई में नहीं हैं, जो अलग से मुझे लगी कि आसान भी है और आपको पढ़ भी लेनी चाहिए, वो मैं यहाँ पर आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम वो मैटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक आपने नाम भी सुना होगा, लोरेंज वक्र, और दूसरा है आपका गिनी गुणांक। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं ये और समझने में इनमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक दिए किसने? तो लोरेंज वक्र के बारे में 1905 या कुछ किताबों में आपको 1906 भी मिल जाता है ये। तो ये मैक्स ओ लोरेंज थे, उनके द्वारा दिया गया। जबकि ये जो गिनी गुणांक है ये कोरेडो गिनी है इटली के, 1912 में इन्होंने गिनी गुणांक दिया। गिनी, कोरेडो गिनी ने। तो इसमें तो देखिए एक ग्राफ इन्होंने बताया है, इनमें इन्होंने एक गुणांक निकाल के बताया है, जो कि एक आप कह सकते हैं सांख्यिकीय या गणितीय पद्धति के द्वारा पूरा कोरेडो गिनी ने निकाला। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक इसमें बहुत ही इजी सा ग्राफ है, एक यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये है और ठीक है, तो ये है। जैसे इस तरफ यदि आय में समानता दिखाने के लिए, देखिए किसके लिए दिखाए जाते हैं। आपने गरीबी दो प्रकार के मुख्य रूप से पढ़ी होगी, एक निरपेक्ष गरीबी और एक सापेक्ष गरीबी। एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। निरपेक्ष गरीबी कौन सी होती है? जिसमें एक मानक तय कर लिया जाए कि इससे नीचे के गरीब हैं, यानी जो मूलभूत अपनी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते हैं, उस प्रकार की गरीबी के लिए तो आप निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सापेक्ष गरीबी है भाई, तुलनात्मक रूप से लोग दूसरों से गरीब हैं, उनकी आय कम है, उनके पास संसाधन कम है, हालांकि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं वो बिल्कुल आसानी से पूरी कर पा रहे हैं। तो ये जो सापेक्ष गरीबी का विचार है ये विकसित राष्ट्रों में पाया जाता है, क्योंकि वहां पर मूलभूत आवश्यकताएं सभी लोगों की पूरी हो रही हैं, लेकिन फिर भी आय का जो अंतर है उसके आधार पर कुछ लोगों को आप सापेक्ष रूप से गरीब कह सकते हैं। तो यहाँ पर लोरेंज वक्र सापेक्ष गरीबी के लिए देखो, किसी देश में आय की जो वितरण है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर ये वक्र हम काम में ले रहे हैं। तो यदि यहाँ पर आप एक तरफ यदि आय ले लें देश की, और देश की कुल आय है, और मान लीजिए इस तरफ आप जनसंख्या का ले लेते हैं प्रतिशत में, जनसंख्या ले लें आप मान लीजिए प्रतिशत में, और ये आय है, आय का प्रतिशत है 10%, 100% तक आय लास्ट तक। तो देखिए ये यदि ये 45 डिग्री के कोण पर इस प्रकार का सीधा ग्राफ बनता है, सीधी लाइन बनती है, तो इसका मतलब आय में पूर्णतः समानता है, यानी सभी लोगों के पास आय समान है। ये पूर्ण समानता रेखा हो गई है आपकी, पूर्ण समानता रेखा। और यदि आय का वितरण समान नहीं है, असमान वितरण है, तो ये ग्राफ आपका, ये आप मान सकते हैं कि मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ये लाइन से थोड़ा सा भटक के आएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा। ये जितना इस पूर्ण समानता रेखा से दूर होगा उतनी ही असमानता ज्यादा होगी, आय में असमानता उतनी ही अधिक होगी। तो ये इसका सामान्य सा नाम है। पूर्ण समांतर रेखा 45 डिग्री पे है, किसने दिया है ये, और ये पूर्ण समांतर रेखा से जितनी दूर लाइन होगी असमानता उतनी अधिक होगी। तो ये यहाँ से होते हुए जाएगी, तो इसका मतलब असमानता और भी अधिक है, यानी कुछ लोगों के पास में ज़्यादा धन है और ज़्यादातर लोग गरीब हैं, जितनी आप नीचे की तरफ होती जाएगी। अब इसी को यदि हम गणितीय रूप में देखें तो गणितीय रूप में इसको ये गिनी गुणांक के रूप में दिया जाता है। तो कोरेडो गिनी ने किस प्रकार दिया? तो इस गिनी गुणांक होता है आपका सामान्य तौर पर 0 से 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में गिनी गुणांक होता है। यानी यदि पूर्ण समानता है, जैसे मैं नीचे से शुरू करूं, 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, हालांकि ये जरूरी नहीं है 0.11 या 0.12 या 0.102, कुछ भी एक, मतलब 0 और 1 के बीच में तो
इनफाइनाइट नंबर्स हैं, कितनी भी संख्याएं आप लिख सकते हैं, सामान्य तौर पर मैं बता रहा हूँ। ऐसे करते 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 ये 0.9, 0.91, 0.99 ऐसे करते करते जैसे 0.98 भी आएगा, इसमें 9 भी आएगा और लास्ट में 1, यानी 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। मिनिमम ये होगा 0, मैक्सिमम होता है 1। 0 का मतलब क्या हुआ? यदि गिनी गुणांक 0 है, इसका मतलब पूर्ण समानता है, यानी इस आय का बंटवारा सभी लोगों में समान रूप से हुआ है, तो ये पूर्ण समानता होगी यदि गिनी गुणांक 0 है। और यदि गिनी गुणांक आपका 1 है, इसका मतलब ये है पूर्ण असमानता, पूर्ण रूप से असमानता। मैं सही रूप में बताऊं तो इसका मतलब ये होगा कि एक ही व्यक्ति के पास सारी संपत्ति है, बाकी लोगों के पास कुछ नहीं है। हालांकि ऐसी स्थिति होती नहीं, लेकिन इसका मतलब यही होता है 0 और 1 का। 0 का मतलब पूर्ण समानता, सभी लोगों के पास समान आय का बंटवारा है, और 1 का मतलब ये अधिकतम असमानता है, और यानी पूर्ण रूप से असमानता है, और इसमें एक ही व्यक्ति के पास मतलब सारी पूंजी है, बाकी लोगों के पास कुछ नहीं है। इसके बीच में है तो मतलब आय का मतलब ये 0 से जैसे जैसे 1 की ओर बढ़ेगा, आय का वितरण ज़्यादा असमान होता जाएगा। तो ये 0 से 1 के बीच में है। हालांकि ये हमेशा ही 0 से 1 के बीच में लिखा जाए कोई जरूरी नहीं, 0 से 100 के बीच में प्रतिशत के रूप में भी इसको लिख देते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर जैसा कोरेडो गिनी ने दिया वो 0 से 1 के बीच में था, लेकिन 0 से 100 तक भी मतलब वो एक ही बात है। यदि आप 0.11 लिखते हैं 0 से 1 के हिसाब से, और यदि उसको प्रतिशत में आप लिखेंगे तो वो आपका 11% हो जाएगा। 100 से गुणा कर देंगे आप इसको तो 11% हो जाएगा, गिनी गुणांक उसका 11 आ जाएगा। जैसे आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जाके देखेंगे, और यदि आप गिनी गुणांक देखें तो गिनी गुणांक उन्होंने लास्ट का दिया हुआ है 2019 का, सब कंट्रीज का उन्होंने दिया हुआ है। तो उसमें भारत का यदि मैं याद है तो मुझे एग्जैक्ट 35.7 गिनी गुणांक है 2000। मतलब ये जितना ज़्यादा नंबर छोटा होगा उतनी ही समानता ज़्यादा होगी, और ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही समानता कम होगी। तो ये उन्होंने 0 से 100 के हिसाब से दिया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर, मैंने खुद नहीं चेक किया है वहाँ पर, तो 35.7 दे रखा है। तो ये हो गया आपका लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक, तो बिल्कुल सामान्य सी बात थी। इसके अलावा एक चीज़ और थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने नोट्स में चेंज करवा दी मैसेज करके, क्योंकि आप किसी भी किताब में देखेंगे वही दिया हुआ है कि विश्व बैंक के अनुसार गरीबी का क्राइटेरिया क्या है। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि पुअर कौन है, जो चरम गरीबी की स्थिति, तो उसमें पहले 1.9 डॉलर यानी 1.9 यूएस डॉलर दिया गया था कि इससे कम यदि कोई उपभोग करता है तो वह व्यक्ति गरीब है दुनिया में। तो ये वर्ल्ड बैंक का ये दिया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली सितंबर 2022 में वर्ल्ड बैंक ने ये चेंज कर दिया है और इसको कर दिया है $2.15। ये अमेरिकन डॉलर है, यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो ये $2.15 यदि कोई व्यक्ति इससे कम उपभोग करता है प्रतिदिन तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। तो आपको हर किताब में ये डेटा मिलेगा, जिसको आपको अभी लेटेस्ट यदि आप देखेंगे तो आपको ये डेटा सितंबर 2022 के अंदर चेंज हो गया है। मैंने खुद ने पहले ये लिखा था जब मैंने नोट्स दिए थे, लेकिन अभी 2.15 उसमें मैंने करवा दिया है, आप भी ये कर लेना, ठीक है। पीडीएफ में वही पढ़ा है लिखा हुआ पहले से, लेकिन मैंने मैसेज कर दिया था और उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेना। तो ये आपकी सामान्य तौर पर मुझे लगा कि नोट्स के बारे में समझाने से पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब हम सीधा नोट्स पे चलते हैं। निर्धनता, अब ये 11वीं कक्षा में चौथा चैप्टर है, और इसके अलावा आपके 9वीं कक्षा में तीसरा चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती। इसके अलावा कक्षा 10 पुरानी जो राजस्थान बोर्ड की थी, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, उसके अंदर भी ये चैप्टर दिया हुआ गया था जिसमें निर्धनता से संबंधित बातें थी। तो हम पढ़ते हैं। तो पहले तो आपके एनसीईआरटी में 2 परिभाषाएं दे रखी हैं, एक एडम स्मिथ की दे रखी है, मतलब कोटेशन है, निर्धनता से संबंधित परिभाषा नहीं है, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, और एक जवाहरलाल नेहरू का कथन यहाँ पर दिया गया है। तो एडम स्मिथ का कथन है कि कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हों। इसी प्रकार से जब भारत आज़ाद हुआ उसके आसपास की बात है, संविधान सभा को संबोधित करते हुए 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, एक सुअवसर का आरंभ मात्र है, अभी और भी बहुत सी महान उपलब्धियां और विजयोत्सव हमारी प्रतीक्षा में है। ये होंगे निर्धनता, अज्ञान, रोग और अवसरों की असमानताओं के उन्मूलन के उत्सव।
ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मैंने यहाँ से लाइट का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन चेंज किया है। किंतु आज हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं ये जानना भी आवश्यक है। काफ़ी सारी बातें हैं और मतलब ज़्यादातर बातें इसके अंदर ऐसी हैं थ्योरेटिकली जिसमें से प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। प्रश्न बनने की संभावना कहाँ है वो मैं आपको बताता चलूँगा। यहाँ पर ये दिया गया है कि मतलब किताब में तो पता नहीं कब का डेटा दिया गया है कि 30 करोड़ लोग गरीब हैं, लेकिन अभी आप लेटेस्ट ये याद रखें कि भी 80 करोड़ लोगों को, 80 से ज़्यादा ही हैं, लगभग 81 पॉइंट समथिंग, इतने लोगों को सरकार मुफ्त खाद्यान्न दे रही है जब से कोविड लागू हुआ है। पहले कम से कम 1, 2, 3 रुपये लेते तो थी, जैसे गेहूँ, चावल और जो दालों से संबंधित है मोटे अनाज, उसमें 1, 2 और 3 रुपये के हिसाब से जिनके पास भी बीपीएल वाला या अंत्योदय वाला कार्ड होता था उनको देते थे। लेकिन अभी बिल्कुल फ्री ही दिया जा रहा है और वो फ्री वाली डेट है वो भी बढ़ा दी गई है और वो मैं आपको बता दूंगा। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे बसे हैं जो अपनी मूलभूत जरूरतों को ढंग से पूरा नहीं कर पाते। पहले का कोई डेटा दे रखा है किताब में, लेकिन आज की यदि अब लेटेस्ट बात करें तो जो कोविड-19 के बाद से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। 5 किलोग्राम परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिसाब से, जितने सदस्य हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके हिसाब से। और अभी ये जो योजना है इसको बढ़ा दिया गया है 31 दिसंबर 2023 तक के लिए। अभी ये खत्म होने वाली थी 31 दिसंबर 2022 को, उससे 1-2 दिन पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी कि 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। और ऐसी योजना आपने देखी कथोड़िया और सहरिया इस प्रकार की जातियों के लिए 12, और उदयपुर में राजस्थान सरकार भी फ्री अनाज देती है। और राजस्थान सरकार है वो 5 किलो के हिसाब से नहीं, उसमें 35 किलोग्राम देती है प्रति राशन कार्ड। परिवार के सदस्य 4 हैं, 7 हैं, 6 हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, 35 किलो देते हैं। तो वो भी मैंने लिखवा दिया था आपको, शायद करंट वगैरह में लिखाया था, किसी में लिखवाया था। निर्धनता की पहचान का प्रयास। सबसे पहले निर्धनता की पहचान का प्रयास किया दादा भाई नौरोजी, आप सब जानते हो, 1868 के अंदर। और उन्होंने जेल में कैदियों द्वारा किए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों पर मूल्यांकन कर जेल की निर्वाह लागत का आकलन किया था कि जेल में भर्ती एक वयस्क कैदी है वो कितना खाता है, उसके आधार पर उन्होंने एक सूत्र भी निकाला जिसको 3/4 सूत्र कहते हैं। किंतु बंदी गृहों में तो प्राय वयस्क व्यक्ति ही होते हैं, जबकि वास्तविक समाज में बच्चे भी सम्मिलित हैं। अतः इस जेल निर्वाह लागत में कुछ परिवर्तन कर उन्होंने निर्धनता रेखा तक पहुंचने का प्रयास किया कि भी जेल में तो सारे वयस्क हैं जबकि समाज में बच्चे भी हैं, तो भोजन मतलब ये नहीं मान सकते कि सभी एक प्रकार का मतलब एक समान मात्रा में भोजन करते हैं। इसके लिए उन्होंने ये माना कि कुल जनसंख्या में 1/3 बच्चों की संख्या होती है, जिनमें से आधे बच्चों का उपभोग बहुत का, एक लाइन शायद सही नहीं है, बहुत का भोजन भी वयस्कों से आधा ही रहता है। यानी जितने जो बच्चे हैं उनमें से बहुत से बच्चों का, लगभग आधे बच्चों का भोजन भी आधा ही रहता है। अब देखिए मैं इसको सूत्र से बताऊंगा, आप समझ जाओगे। सूत्र आपको देखने पे लग रहा है कि ये क्या लिख रखा है, बहुत ईजी सा है, सामान्य सी बात है। तो देखिए कैसे इन्होंने ये सूत्र बनाया है कि उन्होंने माना है कि भाई यदि हम 1/3 बच्चे मान लें कि समाज में 1/3 बच्चे हैं और 2/3 हैं वयस्क, अब इन 1/3 बच्चों में से भी आधे आधे कर लें, 1/6 और 1/6, 1/6 भाग, यानी आधे बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भोजन नहीं करते, बहुत छोटे हैं, मतलब उनके द्वारा किया गया भोजन हम नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। बाकी जो आधे बच्चे हैं वो वयस्कों की तुलना में आधा भोजन करते हैं, तो इसको इन्होंने गुणा कर दिया 1/2 से। यहाँ देखिए 1/6 भाग है, ये बच्चे हैं जो बिल्कुल ही छोटे हैं, उनके भोजन की लागत 0 कर दी कि 0 भोजन करते हैं वो। 1/6 इतने बच्चे जो हैं वो आधा, एक वयस्क की तुलना में आधा भोजन करते हैं, तो उसका हमने कर दिया 1/2। ये दादा भाई नौरोजी का फॉर्मूला है, कैसे निकाला उन्होंने, आधा भोजन करते हैं तो 1/2 से गुणा कर दी। बाकी जनसंख्या बच गई 2/3, वो पूरा भोजन करती है तो उसको 1 से गुणा कर दिया। आधा भोजन करें तो 1/2, क्योंकि 1/2 का मतलब आधा होता है। तो इन बच्चों का तो हो गया 0 गुणा किया तो, प्लस बाकी के 1/6 बच्चों का 1/6 को 1/2 से गुणा किया तो आ गया आपका 1/12, प्लस बाकी के 2/3 का जो वयस्क हैं तो 2/3 को 1 से गुणा किया तो 1 से गुणा करने पर फर्क नहीं पड़ता, 2 एकम 2 आ गया ऊपर, तो ये 0 है ही। इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 12 आपका, यहाँ गया 1 प्लस ये आ गया 3 चौका 12, तो 4 दूनी 8, 9/12, और ये 3 की टेबल में आप काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये आ गया आपका 3/4। यानी औसत उन्होंने कैसे निकाला कि जो कुल आबादी है
वो जो जेल में बंद वयस्क हैं उसकी तुलना में 3/4 भाग भोजन करती है। टोटल बच्चों वगैरह के उन्होंने एवरेज निकाल दिया। यानी इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं कि यदि कुल आबादी 100% भोजन करती है तो बाकी आबादी को हम 75% के हिसाब से निकाल सकते हैं। जितना वो खाते हैं उसका 75%, तो क्योंकि 3/4 है यानी 4 में से 3 हिस्से 75% ही होता है। 25 25 25 के यदि हम 4 टुकड़े करेंगे तो यानी जेल में बंद कोई वयस्क है उसकी तुलना में यदि टोटल आबादी का हम एवरेज निकालें तो 3/4 भाग उनको भोजन की आवश्यकता है। तो इस लिहाज से इनका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला उन्होंने 3/4 का फॉर्मूला कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में निर्धन जनानुपात के आकलन के कई प्रयास हुए हैं कि भाई कितनी जनसंख्या है वो निर्धन है। तो उसके लिए सामान्य तौर पर ये आपने कोई वाई के अलग कमेटी है, डीटी लकड़ावाला कमेटी है, सुरेश तेंदुलकर समिति है, सी रंगराजन है, ये 4 तो आपको विशेष तौर से देखने ही होते हैं। बाकी शुरू में जो है वो शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं। योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, 2015 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो गई। ठीक है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी हो गए, इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, इसके सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। इसके अलावा 4 सदस्यों के नाम भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसके द्वारा इस कार्य के लिए 1962 में किसके द्वारा, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1962 में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। और उस अध्ययन दल ने गरीबी रेखा की बारे में तो चर्चा की लेकिन कुछ उसका ज़्यादा रोल नहीं है। फिर देखिए प्रोफेसर मिन्हास और गाडगिल ने बिना किसी आधार के $20 मासिक आय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। तो यहां तक ये कोई आपका विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। 1971 में 2 अर्थशास्त्री हैं, वीएम दांडेकर और नीलकंठ रथ, इन्होंने गरीबी के लिए एक कसौटी को परिभाषित किया जिसके अनुसार 2200 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का पोषण जिसे नहीं मिले, यानी इतना पोषक भोजन जिसको नहीं मिलता है, इतनी कैलोरी जिसको नहीं मिल पाती है, वो गरीब है। उन्होंने शहर के लिए और गांव के लिए अलग अलग नहीं दिया, उन्होंने शहर और गांव दोनों के लिए ही, ये है 2250 है, ये अभी मेरे को याद आया, ये 2200 नहीं है भाई, इसको चेंज कर लेना। मैंने मैसेज भी किया था, आपने जो नोट्स दिए थे तब मैंने मैसेज कर दिया था, इसमें 2250 कर लेना। 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जिसको नहीं मिलता है वो दांडेकर और रथ के अनुसार गरीब है। फिर उसके बाद में 1979 में एक अन्य दल जिसको कहा गया प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमान कार्यबल, जिसको आप वाई के अलग कमेटी कहते हैं, जिसे वाई के अलग कमेटी, अलग नहीं अलग है, ये अलग कमेटी भी कहते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा तय किया गया है कि 2400 कैलोरी प्रतिदिन गांव में और 2100 कैलोरी प्रतिदिन शहर में जिसको नहीं मिलती है, 2400 और 2100। देखिए कैलोरी वाला सिस्टम जब भी होगा तो गांव के प्रति व्यक्ति कैलोरी आपको ज़्यादा दिखेगी, और जब पैसे की बात आएगी तो गांव में प्रति व्यक्ति पैसों का उपभोग कम नंबर दिखेगा आपको, और शहर के लिए ज़्यादा दिखेगा क्योंकि शहर में रहन सहन का खर्च ज़्यादा होता है, जबकि पोषण की आवश्यकता ज़्यादा गांव में आवश्यकता है काम को देखते हुए। तो ये हो गया आपका 2400 और 2100 कैलोरी। मतलब आपको ज़्यादा कुछ याद रखना ही नहीं, इसमें सीधी सी एक ही बात है कि 1979 में गठित हुई वाई की अलग कमेटी, वाई के अलग यानी अलग कमेटी 1979 में क्या बताया उसने कि इस गांव के अंदर 2400 कैलोरी और शहर के अंदर 2100 कैलोरी, ये प्रतिदिन उपभोग जिसको मिल रहा है वो गरीब नहीं है, जिसको नहीं मिल रहा है वो गरीब है। ये हो गई। अब इसके अलावा बाकी के जो लकड़ा वाला है, सुरेश तेंदुलकर है, वो भी देख लेते हैं। सामान्य तौर पर आंकड़े हैं वैसे, और आप याद भी कर लेंगे इसको आसानी से, कोई विशेष नहीं है। एक विशेषज्ञ दल का गठन इसी कार्य के लिए 1989 में, कौन सी कब गठित हुई ये भी याद रखना, डीटी लकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित किया गया, और कैलोरी के संबंध में अलग कमेटी के आंकड़ों को भी इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। वो 2400 और 2100 वाला वही इन्होंने सेम माना। उन्होंने देश की गरीबी की दरों को विभिन्न राज्यों के मूल्य स्तरों के अनुसार फिशर सूचकांक के आधार पर राज्यवार निर्धारित किया, और लकड़ावाला फार्मूले के अनुसार 1993-94 और 2004-05 के लिए गरीबी के अनुमान लगाए गए। इन्होंने अपना अलग से कुछ नहीं दिया, जो पहले अलग कमेटी का था उसी को उन्होंने मान लिया। तो ये याद रख लेना भी 1989 में लकड़ावाला समिति हो गई। फिर उसके बाद में तेंदुलकर समिति 2005 में गठित हुई, 2009 में इसने रिपोर्ट दी, और 2011-12 के लिए इनकी गरीबी के आंकड़े हैं। सबसे पहले 2011-12 के लिए ये देखिए कि 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह
ग्रामीण क्षेत्र में, और 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह शहरी क्षेत्र में उपभोग यदि इससे कोई कम करता है, इससे कम उपभोग करता है, तो वो व्यक्ति, ये प्रति व्यक्ति प्रति माह का आंकड़ा है, याद रखना। गांव के लिए 816 और शहर के लिए 1000। सीधा सा डेटा है, याद हो जाएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। इससे कम उपभोग कोई करता है तो वो गरीब है। और इसके आधार पर इन्होंने 21.92%, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2011-12 में तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में गरीबों की संख्या का प्रतिशत कितना है, तो 21.92% लोग गरीब हैं, अर्थात लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ये प्रतिशत वाला पूछा जाता है। फिर उसके बाद में है सी रंगराजन कमेटी। अब सी रंगराजन कमेटी ने, वैसे तो इनका ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई प्रति व्यक्ति, लेकिन इन्होंने वैसे दिया तो था 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए, लेकिन वो तो निकाला जा सकता है। सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में गठित एक विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट जून 2014 में दी। गठित हुआ 2012 में इस समिति का गठन, और जून 2014 में इन्होंने रिपोर्ट दी है। इसके अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम यदि कोई उपभोग करता है तो वो गरीब है। हालांकि इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने 5 परिवार के सदस्य के लिए दिया था, तो वो निकल जाएगा। हालांकि किताब के अंदर प्रति व्यक्ति दे रखा है, तो देखिए 972 को आप 5 से गुणा करेंगे, या आगे आपका 5 दूनी 10, 7 35, 1 36, 9 5 45, 3 48, 4860 रुपए। और इसी प्रकार से आप 1407 को गुणा कर लेंगे 5 से, तो ये गया आपका 14 5 70, 7 5 35, 7035 रुपए। 5 व्यक्तियों के लिए, परिवार के लिए उन्होंने बताया। तो यदि आपको क्वेश्चन ये पूछे कि 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रंगराजन समिति के अनुसार कितनी आय वाला गरीब नहीं है, तो 4860, इससे कम वाला गरीब होगा। और शहरी क्षेत्र में 7035। और प्रति व्यक्ति पूछे, 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए पूछे, तो ये हो गया। प्रति व्यक्ति पूछे तो ये प्रति व्यक्ति ही याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरत पड़े तो 5 से गुणा कर लेना। तो 972, उसमें तो क्या है 816 और 1000 तेंदुलकर समिति में तो, और इसमें 972 और 1407 रुपए। तो ये सामान्य तौर पर बात है। हालांकि इन्होंने कैलोरी के संबंध में भी बताया है, और इसके अनुसार भारत में 29.5% गरीबी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 29.5% गरीबी। और इन्होंने कैलोरी के संबंध में भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 2155 और शहरी क्षेत्र में 2090 कैलोरी से कम पोषण प्राप्त करने वाले को इन्होंने गरीब माना। ये डेटा ज़्यादा इनका नहीं पूछा जाता। इनका जो ये वाला है, जो 5 परिवार का या प्रति व्यक्ति वाला है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, यानी जो रुपयों वाला है वो ज़्यादा। रंगराजन फॉर्मूले के अनुसार वर्ष 2011-12 में छत्तीसगढ़ सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य था। इसका एक प्रश्न भी आया था, सेकेंड ग्रेड में आया था कि किस में आया था, लेकिन ये काफ़ी पहले आया था। रंगराजन कमेटी के अनुसार देखिए राजस्थान के, इन्होंने स्टेट वाइज जो डाटा दिया उसमें मैंने राजस्थान का भी लिखा है कि रंगराजन कमेटी के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 1306 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1406 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब है। तो 1036 ग्रामीण और रुपये 1406 शहर, किसके संबंध में, राजस्थान के संबंध में ये सी रंगराजन समिति के अनुसार आंकड़ा है। अब इसके बाद में ये देखिए, ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपकी किताब में नहीं है, ये मैंने अलग से मेंशन करके लिखी है। किताब में जो दिया गया है उसमें एक कमेटी का नाम नहीं है, कमेटियां कब गठित की गई हैं ऐसा नहीं बताया गया है। बहुत सी बातें उसके अंदर मिसिंग हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। फिर उसके बाद में है नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि करंट से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न आते हैं। आपने सेकंड ग्रेड में भी देखा, काफ़ी सारे प्रश्न आए थे। फर्स्ट पेपर में भी करंट से जुड़े हुए बहुत प्रश्न आते हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए। तो नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी किया गया, जिसके अनुसार भारत में 25.01% लोग बहुआयामी गरीब हैं, और सबसे ज़्यादा बिहार में 51.91% और सबसे कम केरल में 0.71% लोग बहुआयामी गरीब हैं। ये नीति आयोग का लेटेस्ट डेटा है, आप मान सकते हैं, इसके बाद में कुछ नहीं आया है। और इसी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार राजस्थान में 29.46% लोग गरीब हैं। और स्टेट वाइज, मैं राजस्थान स्टेट के अंदर जिला वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी है वो बाड़मेर के अंदर है 56.13%, और सबसे कम
बहुआयामी गरीबी है वो झुंझुनू के अंदर है 12.80%। हालांकि डेटा थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इम्पोर्टेंट डेटा है और निश्चित रूप से आपको इसको याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद में जो कुछ अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिगत रूप से भी इसके अनुमान लगाने का प्रयास किए, जिसमें आप अमर्त्य सेन वगैरह के भी नाम देख सकते हैं, सेन सूचकांक वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें हैं, वो भी हम देख लेंगे, आगे आ जाएंगी। योजना आयोग के अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिगत रूप से भी ऐसी ही प्रक्रियाओं के प्रयास किए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यद्यपि निर्धन कई प्रकार के होते हैं, पूर्णतः निर्धन, बहु निर्धन, बहुत निर्धन, और इस पर देखिए बहुत सारी बड़ी सारी कैटेगरी बना के दे रखी थी, उतना तो आपको कुछ विशेष याद रखने की आवश्यकता है नहीं। और वैसे हम मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, ये लोअर मिडिल क्लास वगैरह ये हम पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर। रिकॉल अवधि बिल्कुल साधारण सी है कि एक तो डाटा इकट्ठे करने से संबंधित है। समान रिकॉल अवधि में तो हम 30 दिन का अवधि के लिए उपभोग किए गए जो आंकड़े हैं, उपभोग के जो आंकड़े हैं वो इकट्ठा करते हैं। मिश्रित रिकॉल में 30 दिन के भी इकट्ठे करते हैं और 365 दिन के भी इकट्ठे करते हैं और दोनों का यूज करते हैं। मिश्रित रिकॉल अवधि में खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर उपभोग के वे आंकड़े एकत्र करने के लिए दो अलग अलग संदर्भ अवधियों 30 दिन और 365 दिन का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। तो समान रिकॉल अवधि का मतलब है कि इसमें 30 ही दिन के डेटा लिए जाते हैं, और मिश्रित का आपको पता ही चलेगा, मिश्रण 2 का है कि 30 दिन के भी डेटा लिए जाते हैं, प्रत्येक 30 दिन के, और पूरे साल भर के भी डेटा, उन सब का मतलब इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है। निर्धनता का वर्गीकरण, अब इसके अंदर सापेक्ष निर्धनता और जो निरपेक्ष निर्धनता है, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी, वो तो हमने देख ही ली थी। इसके अलावा कुछ ये जो चिरकालिक वगैरह ये दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो भी हम देख लेते हैं थोड़े से, कि निर्धनता के वर्गीकरण की भी कई विधियां हैं। एक विधि के अनुसार तो हम सदा निर्धन और सामान्यतः निर्धन व्यक्तियों में भी भेद कर सकते हैं। इस सामान्यतः निर्धन वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिनके पास कभी कभी कुछ धन आ भी जाता है। उदाहरण के लिए अनियत मजदूर, भाई एक तो हमेशा ही निर्धन है और एक है जिसके पास कुछ समय के लिए धन आ जाता है, तो वो आपका सामान्यतः निर्धन हो गया। इन दोनों वर्गों को मिलाकर चिरकालिक निर्धन वर्ग का नाम देते हैं, यानी सदैव निर्धन प्लस ये जो आपका दूसरा कौन सा है, सामान्यतः निर्धन, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, चिरकालिक निर्धन। एक ऐसा वर्ग भी है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच झूलता रहता है, जैसे कि छोटे किसान और मौसमी मजदूर। कुछ समय के लिए उनकी गरीबी दूर हो जाती है, कुछ समय के लिए लौट आती है। तथा यदा कदा निर्धन, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं परंतु कभी कभी उनका भाग्य साथ नहीं देता। यदा कदा निर्धन यानी कभी कभी ही गरीबी का सामना करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, तो यदा कदा निर्धन हो गए। इन्हें अल्पकालिक निर्धन कहते हैं, जो कि कुछ ही काल के लिए, कुछ ही समय के लिए गरीब होते हैं। अब निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं का एक मानक स्तर तय कर लिया जाता है। जैसे कि अभी हमने उपभोग के लिए कैलोरी वाला कर लिया, या फिर आय के हिसाब से कर लिया हमने पर मंथ के लिए। तो उस मानक स्तर से यदि कोई नीचे है, उन मूलभूत आवश्यकताओं को, उस मूलभूत आप कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को भी जो नहीं, या मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता, वो गरीब हो गया। तो ऐसी गरीबी तो होगी निरपेक्ष गरीबी। विकसित और विकासशील देशों में इस प्रकार के गरीब पाए जाते हैं। तो ये गरीबी की स्थिति हो गई। इसके अलावा सापेक्ष गरीबी क्या है, समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन के उपभोग व्यय के वितरण में सापेक्षिक असमानताओं का माप सापेक्ष गरीबी कहलाती है। यह विचार विकसित राष्ट्रों में अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। यानी सापेक्षिक रूप से गरीब है, यानी दूसरे लोगों की तुलना में उनके पास कम संसाधन है, कम पैसे हैं, कम उनकी आय है, कम उपभोग वो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई भुखमरी की स्थिति में है या सामान्य उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं, ऐसा नहीं है। तो ये विचार सापेक्ष गरीबी का विचार है, ये विकसित राष्ट्रों में पाया जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं निर्धनता रेखा। ये 2400 कैलोरी वाला, 2100 कैलोरी वाला मैंने बताया आपको, 816,000, ये मैंने बताया था ना कि आपके एनसीईआरटी में दे तो रखा है, लेकिन उसके अंदर आपके कौन सी कमेटी कब गठित हुई वो विवरण नहीं था, तो मैंने उसको अलग से लिख दिया था। हमारी सरकार निर्धन परिवारों के लिए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को परिवार की आय के द्योतक के रूप में प्रयोग करती है। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, MPCE। आय और संपत्ति स्वामित्व के अतिरिक्त भी कई और कारक हैं जो निर्धनता से संबंधित माने जाते हैं, जैसे बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और स्वच्छता आदि की सुलभता। वर्तमान में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने वाला तंत्र इन सामाजिक कारकों पर भी ध्यान नहीं देता,
जो निर्धनता को जन्म देकर इसे निरंतर बनाए रखते हैं, जैसे निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनों की अनुपलब्धता, भेदभाव या नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं का अभाव। यानी कि ये देख लेना कि इतनी कैलोरी भोजन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, या इतना कमा पा रहा है या नहीं कमा पा रहा, वो अपर्याप्त आंकड़ा है। जो दूसरे इसके जो पक्ष हैं जिसकी ओर देखना चाहिए नहीं देख पा रहे हैं, वो है कि लोगों में साक्षरता नहीं है, निरक्षरता है, उनके पास वो अस्वस्थ हैं। तो अस्वस्थता भी गरीबी की ओर ले जाती है व्यक्ति को, इसकी चर्चा भी है नीचे। संसाधन उनके पास उपलब्ध नहीं है, भेदभाव होता है उनको, राजनीतिक या सामाजिक रूप से वो स्वतंत्र नहीं है। तो इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है, लोग और गरीब होते जाते हैं। तो इस एंगल से भी गरीबी को देखने की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से विकास का अर्थ होगा कि ये जो बाधाएं हैं, जो बाधाएं हमने ऊपर देखी, उनका निवारण हो और उससे लोगों को मुक्ति मिले। सेन सूचकांक, ये अमर्त्य सेन से संबंधित है। भारत के ये अर्थशास्त्री हैं और बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने के प्रयास किए हैं। इनमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार कब मिला इनको? 1998 में। और इनकी किताब भी है इससे संबंधित, गरीबी से संबंधित, याद रखना, एक बार इससे का प्रश्न भी आ गया था। पॉवर्टी एंड फेमाइन, पूरा नाम तो अलग है, मतलब बड़ा है। फेमाइंस है, फेमाइन का मतलब अकाल होता है, पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, या फेमाइन नहीं होता, उच्चारण शायद इसका ऐसे करते हैं, फेमिन्स, अकाल। तो गरीबी और अकाल, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, इनकी एक किताब है, वो भी आप ध्यान रख लेना, एक बार पूछी हुई भी है। तो इनका क्या आ गया था यहाँ पर? अच्छा, इन्होंने एक सूचकांक का विकास किया जिसे सेन सूचकांक, तो नाम के अनुरूप हो गया, कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्धनता अंतराल सूचकांक और वर्गित निर्धनता अंतराल उपकरणों का भी प्रयोग किया गया है। तो कुछ विशेष नहीं है। सेन सूचकांक किसने दिया? अमर्त्य सेन ने। अर्थशास्त्र का नोबेल कब मिला? 1998 में। इनकी एक किताब है, किताबें काफ़ी हैं। अर्थशास्त्र से संबंधित मुख्य एक किताब है इनकी, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, जो पहले पूछी हुई है। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर देख लेना। अब इसके आगे है भारत में निर्धनों की संख्या। अब भारत में निर्धनों की संख्या की गणना करता कौन है? अब देखिए, मैंने आगे एक चैप्टर है आपका जिसके अंदर आप राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विकास वगैरह के बारे में, मानव विकास का चैप्टर है, उसमें इसके बारे में बता दिया है कि जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात द्वारा किया जाता है तो उसे हमें व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं। हेड काउंटिंग मेथड है ये, HCR रेशियो, हेड काउंटिंग रेशियो, व्यक्ति गणना अनुपात विधि। यानी कि एक आंकड़ा तय कर दिया कि इससे नीचे वाले गरीब होंगे, इतना नहीं कमा पा रहे, उससे नीचे के गरीब होंगे। तो वैसे यदि हम गरीबी का निकालते हैं अनुपात, तो वो हो गई व्यक्ति गणना अनुपात विधि, हेड काउंट रेशियो मेथड। निर्धनता विषयक आधिकारिक आंकड़े नीति आयोग उपलब्ध कराता है। ये आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये संगठन की जगह बाद में क्या बन गया था? कार्यालय। यानी ये पहले आपका जो NSSO था, इसके अंदर O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन था और अभी O का मतलब ऑफिस हो गया है। यानी पहले संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसका ऑफिस कर दिया। फिर इसके बाद में एक दूसरा जो था उसको मिलाकर NSO, इसकी पूरी डिटेल मैंने लिख दी है, डेट भी उसके साथ में ही लिख दी है, 2019 के अंदर। अब ये NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, O का ऑफिस ही है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया है। एक तो जो आपका CSO था और एक आपका जो NSSO था, इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया है अब? NSO। इसका एक और चैप्टर में जिक्र है, तो वहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ नहीं लिखा है, मतलब दो जगह नहीं लिखा है, एक जगह लिख दिया है। वर्ष 1973-74 में, और इससे संबंधित आपको टेस्ट के अंदर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। टेस्ट में जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा भी मैं प्रश्न देने की कोशिश करता हूँ, जो भी मुझे मिल जाते हैं, चाहे वो लेटेस्ट डेटा से संबंधित हो या और भी मुझे कुछ प्रश्न यदि याद आ जाते हैं तो वो मैं लिख लेता हूँ। यानी इसके ये नोट्स यदि आप पढ़ लेंगे तो आपकी किताबें कवर हो जाएंगी, स्कूल की किताबें हैं, बेसिक आप सारा समझ जाएंगे। उसके अलावा आप कुछ आप देखना चाहते हैं तो गाइड से आप अपनी देख सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट देंगे तो आपकी इससे भी मतलब इससे आपके आधे कह सकता हूँ कि मैं 60% प्रश्न टेस्ट के अंदर इससे कवर हो जाते हैं। बाकी के कुछ प्रश्न आपको मैं अलग भी देता हूँ टेस्ट के अंदर। और जैसे टेस्ट हमारा कल
कल परसों में लास्ट टेस्ट है, मतलब 7 टेस्ट थे। किसी में 70 प्रश्न थे, किसी में 55 थे, ज़्यादातर में एक में 50 थे। लास्ट वाला तो छोटा ही टॉपिक है, उसमें कम प्रश्न बनेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि उसमें कोई भी प्रश्न ऐसा जो मुझे लगे कि आसान और मध्यम स्तर तक का है और विद्यार्थियों का गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसके अंदर सारे जो फैक्ट हैं जो मुझे अच्छे लगे वो मैं सब उसके अंदर शामिल कर दिए। ऐसा नहीं है कि खाना पूर्ति है, उसके अंदर सारे वो क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन बन गए तो बंद कर दिया। एक टेस्ट में 70 बने तो मैंने 70 तक भी ले गया। यानी जहाँ तक मुझे ये लगा कि यहाँ तक के प्रश्न मुझे देने ही चाहिए टेस्ट के अंदर, उतने मैंने उसके अंदर बनाने की कोशिश की है। तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है वो। 55 रुपये है मात्र अर्थशास्त्र की। 55 रुपये में इतिहास में तो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, और अर्थशास्त्र से 2, 2.5, 3 गुना प्रश्न उसके अंदर दिए गए हैं। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर उसका अभ्यास करो, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। 1973-74 में 320 मिलियन से अधिक व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे थे। वर्ष 2011-12 में यह संख्या कम होकर 270 मिलियन हो गई। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, तो अब गुणा वगैरह कर लेना। ग्रामीण क्षेत्र में 217 मिलियन और शहरी में 53, तो 217 और 53 हो गए आपके 270। आनुपातिक दृष्टि से 1973-74 में कुल जनसंख्या का 55% निर्धनता रेखा से नीचे था। ये सारे आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। यह अनुपात वर्ष 2011 में 22% रह गया, यानी 55% से गरीब कितने रह गए, 22%। वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता अनुपात 26% और शहरी क्षेत्र में 14%, और ओवरऑल कितना है, 22% है। तो ये कुछ डेटा आपके एनसीईआरटी की किताब में दे रखे थे, जो यहाँ पर मैंने शामिल किए हैं। फिर उसके बाद में ये कुछ एक डेटा देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति वाले भी इंपॉर्टेंट डेटा हैं, और आपकी किताब में ही दे रखे हैं ये। वर्ष 2004-05 से 11-12 के बीच निर्धनता में औसतन गिरावट 2.2% वार्षिक रही है, और जो कि 55 से 22 हमने देख ही लिया। 1973-74 में 80% से अधिक निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में बसे थे। यह स्थिति 2011-12 में भी नहीं बदली है, यानी 80% जो गरीब लोग हैं वो कहाँ पर बसे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में। एक तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या भी ज़्यादा है, और उसके अलावा गरीबी भी ग्रामीण क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। यानी कि भारत का लगभग 3/4 हिस्सा है वो, उससे भी अधिक जो गरीब हैं वो गाँव में बसे हुए हैं। वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति में निर्धनता 29%। थोड़ा सा हम फोन में देख लेते हैं, कैमरा की बैटरी डाउन हो गई थी। तो ये 3/4 से ये हमने देख ही लिया था। इसके अलावा एससी में निर्धनता 29% थी 2011-12 में, और एसटी में 43% थी। 1973 से 2012 के दौरान कई भारतीय राज्यों ने काफ़ी हद तक गरीबी के स्तर को कम कर दिया। फिर भी 4 राज्यों बिहार 33.7%, ओडिशा 32.6%, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अभी भी ये राष्ट्रीय गरीबी के स्तर से ऊपर है। हालांकि ये जो डेटा आपको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुराना डेटा है किताब के अंदर, नया डेटा इसके अंदर नहीं है। हालांकि आज भी आप देखेंगे तो सबसे कम गरीबी है वो बिहार के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा गरीबी है वो बिहार के अंदर है, लेटेस्ट यदि आप आर्थिक समीक्षा की बात करेंगे तो भी। निर्धनता क्यों होती है, इसके बारे में कुछ और भी समस्याएं हैं। देखिए, जैसे निम्न पूंजी निर्माण हो देश के अंदर, आधारिक संरचनाओं का अभाव हो तो उद्योग धंधे भी कम लगेंगे, मूलभूत संरचनाएं नहीं होंगी तो, मांग का अभाव हो, तो यदि मांग नहीं होगी तो चीज़ें कम बनेंगी, चीज़ें कम बनेंगी तो रोजगार कम मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा तो इसका मतलब गरीबी होगी। जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, इसके कारण संसाधनों पर मतलब प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बांटना पड़ता है। गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो भी सभी लोगों तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाती, तो इसके कारण जनसंख्या के दबाव के कारण भी गरीबी है। और सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव। हालांकि अब ये नहीं कहा जा सकता, गवर्नमेंट लंबे समय से प्रयास करती आ रही है, लेकिन फिर भी जैसा कि ऊपर वाला पॉइंट इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि जनसंख्या का दबाव है, जिसके कारण सभी लोगों तक उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पहुंचाई जा सकती। अंग्रेजी राज के समय बड़े स्तर पर औद्योगिकरण हुआ था, क्योंकि भारत के जो उद्योग धंधे हैं वो नष्ट हो गए थे, क्योंकि भारत से कच्चा माल इंग्लैंड जाता था, वहाँ से तैयार माल भारत आता था। इंग्लैंड में लंकाशायर विनिर्मित सूती कपड़े के आयात ने काफ़ी मात्रा में स्थानीय उत्पादन को विस्थापित कर दिया, यानी भारत में उत्पादन कब हो गया, और भारत के कपड़े के स्थान पर सूती धागों का निर्यातक होकर रह गया। यानी भारत का जो कपड़ा बनता था, भारत में कपड़े न बनकर सिर्फ जो सूती धागा है, कपास है, वही उसका निर्यातक होकर रह गया। अंग्रेजी राज की अवधि के दौरान 70% से अधिक भारतीय कृषि पर आश्रित थे। औपनिवेशिक काल में भारत में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या है 70%। अंग्रेजी नीतियों ने ग्रामीण करों के भार को बहुत अधिक कर दिया था, जिससे व्यापारी और महाजनों को बड़े भूस्वामी बनने में सहायता मिली।
क्योंकि लोग उतना टैक्स चुका नहीं पाए, उनकी ज़मीन हाथ से जाती रही। ब्रिटिश राज में भारत ने खाद्यान्नों का निर्यात आरंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1875 से 1900 की अवधि के अकालों के दौरान 260 लाख व्यक्ति यानी 2 करोड़ 60 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इसका कारण देखिए देखिए अभी जैसे इस बार आईएएस में भी एक प्रश्न आया था कि जो अकाल के कारण लोगों की मौत हुई उसका कारण सिर्फ जो है वो बारिश की कमी नहीं है, वो औपनिवेशिक नीतियाँ भी, ऐसा एक प्रश्न आया था, उससे जुड़ी हुई यहाँ पर बात दी गई है कि अंग्रेजी राज के दौरान उन्होंने खाद्यान्नों का निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि एक तो जो जो भू राजस्व है वो बहुत ज़्यादा लेते थे, उसके कारण ज़्यादातर उनका जो किसानों का हिस्सा वो उनके पास चला जाता था। इसके अलावा वो बहुत सारा ऐसा अनाज उगवाते थे जो कि खाद्यान्न नहीं था, मतलब अनाज क्या उगवाते थे, वो ऐसी फसलें, व्यापारिक फसलें उगवाते थे, जैसे नील की खेती का उदाहरण आपके सामने है। तो उसके कारण लोगों के पास अनाज की कमी होगी। इसके अलावा वो अनाज का निर्यात करते थे। तो जब अकाल की स्थिति होगी तो जो बचा हुआ अनाज है उसी के से काम चलाना होता है, और वो बचा हुआ अनाज है वो लोगों के पास था नहीं, अंग्रेजों ने निर्यात कर दिया। तो इसके कारण अकाल के दौरान ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि उनको खाने को कुछ मिला नहीं। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने भूमि के पुनर्वितरण के प्रयास किए हैं। जिनके पास अधिक भूमि थी उनसे भूमि लेकर भूमिहीनों के बीच बांटा गया, यानी पुराने समय के जो राजे महाराजे थे या जो जमींदार थे, बड़े जमींदार, उनसे ज़मीनें लेकर जो भूमिहीन कृषक हैं उनको बांटी गई भारत की आज़ादी के बाद। किंतु इन प्रयासों को सीमित सफलता ही मिल पाई है, क्योंकि अधिकांश किसानों के पास जो खेत थे वो बहुत छोटे थे, यानी जोतों का आकार व्यवहारिक रूप से बहुत छोटा था। अधिकांश भारतीय राज्य भूमि के पुनर्वितरण की नीति को लागू करने में भी असफल रहे हैं, सभी जगह वो ठीक से लागू भी नहीं हो पाई। ग्रामीण भारत में बसे निर्धन अधिकांशतः निर्धन बहुत छोटे किसान ही हैं। शहरी निर्धन या तो बेरोजगार हैं या अनियत मजदूर हैं, जिन्हें कभी कभी रोजगार मिलता है। ये अनियत मजदूर समाज के बहुत ही दयनीय सदस्य हैं, क्योंकि इनके पास रोजगार की सुरक्षा, परिसंपत्तियां, वांछित कार्य कौशल, पर्याप्त अवसर और निर्वाह के लिए अधिशेष नहीं होते। तो उनकी स्थिति काफ़ी खस्ता हाल है। खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं के दाम विलासिता की वस्तुओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे भी निम्न आय वर्गों की कठिनाइयों और अभाव बढ़ जाते हैं। यानी आय उतनी बढ़ नहीं पाती, महंगाई तुलनात्मक रूप से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण लोगों को और भी कठिनाई होती है। निर्धनता निवारण के लिए नीतियां और कार्यक्रम। निर्धनता निवारण के लिए सरकार ने क्या किया? तो 3 प्रकार के प्रयास सरकार द्वारा देखने को मिलते हैं। योजनाएं अनेक हैं, प्रयास तीन तीन भागों में आप उन प्रयासों को बांट सकते हैं। दूसरी योजना 1956 से 61 के दौरान कहा गया कि आर्थिक विकास के अधिकाधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली वर्गों तक पहुंचने ही चाहिए। सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रिआयामी नीति अपनाई। वो 3 आयाम क्या है? पहली समृद्धि आधारित रणनीति है, यानी कि जब वृद्धि होगी, विकास होगा देश का, तो उसका बंटवारा लोगों में होता जाएगा और गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उसका लाभ सभी व्यक्तियों तक नहीं पहुंचा। इसके अलावा भारत की आज़ादी से 1991 तक हम देखें तो बहुत ज़्यादा है वो वृद्धि दर हमें, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, देखने को नहीं मिली। तो उस थ्योरी से लोगों की गरीबी दूर नहीं हुई। तो यह इस आशा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि के अर्थात सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि के प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएंगे। ये समाज के निर्धनतम वर्गों तक भी धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। 1950 से 1960 के दशक के पूर्वार्ध में हमारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही था। यह माना जा रहा था कि तीव्र दर से औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्रों में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्ण कायाकल्प निश्चय ही समाज के अधिक पिछड़े वर्गों को लाभान्वित करेगा। लेकिन समृद्धि और कृषि तथा उद्योग क्षेत्र में सर्वांगीण वृद्धि अधिक प्रभावशाली नहीं रही। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी हुई, यानी जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों की आय बढ़ी नहीं उसकी तुलना में। इससे धनी और निर्धन के बीच की खाई और भी बढ़ गई। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि के लाभ निर्धनों तक नहीं पहुंच पाए। यानी वृद्धि दर बढ़ाएंगे, देश का विकास करेंगे तो उससे लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस अनुपात में वृद्धि ही नहीं हुई, उस अनुपात में देश का विकास भी नहीं हुआ, और विकास कुछ बढ़ हुआ भी तो वो उसका जो आय का वितरण है वो समान नहीं हुआ, कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति इकट्ठी होती गई। निर्धनता निवारण कार्यक्रमों से निर्धनता दूर करने की दूसरी नीति कि सरकार गरीबी दूर करने के लिए योजना बनाए, जैसे इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। इसके अलावा 70 के दशक में काम के बदले अनाज 1977-78 में चलाया गया, ये जब वो जो मोरारजी देसाई वाली सरकार थी, और उसके बाद में एक बार चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी जो जनता पार्टी वाला एक बार सीन आता है इमरजेंसी के बाद में चुनाव जब हुए। तो दूसरी नीति को पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 से आरंभ किया गया और तब से धीरे धीरे बढ़ाया गया।
इसी क्रम में 1970 के दशक में चलाया गया काम के बदले अनाज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा, यानी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के द्वारा गरीबी दूर करना। इस दिशा में 2015 से पहले चल रहे अधिकतर गरीबी उन्मूलन कार्य 10वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दृष्टि पर आधारित हैं। अब स्वरोजगार तथा मजदूरी पर आधारित रोजगार कार्यक्रमों को निर्धनता निवारण का मुख्य माध्यम माना जा रहा है कि लोगों को काम दो, लोगों को काम, जैसे मनरेगा की एक योजना इसी प्रकार की, लोगों को काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए। स्वरोजगार कार्यक्रम का उदाहरण है जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, जिसकी शुरुआत 1993 में की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना था। इसे खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा था। इसके अंतर्गत छोटे उद्योग लगाने के लिए बैंक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग परिवारों के शिक्षित बेरोजगार किसी भी प्रकार के उद्यम को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अन्य ऐसी योजनाएं हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू हुई, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू हुई और अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू की गई। तो ये योजनाओं की डेट आप जरूर याद रखें। देखिए, आपका जो अधीनस्थ बोर्ड है उसमें अधिकांश, जब मैंने परीक्षाओं के प्रश्न देखे हैं, वो प्रश्न ऐसे बनाते हैं कि जो कि फैक्चुअल होते हैं और कठिन बनाते हैं पेपर, लेकिन अभी तक मैंने उनका ये नहीं देखा पैटर्न कि वो परीक्षाओं में जो आपके कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बना के कोशिश करते हैं डीप बनाने की, जबकि वो सीधे सीधे फैक्ट पूछते हैं। हालांकि फैक्ट बहुत कठिन पूछ लेते हैं वो, तो डेट वगैरह आप ध्यान में रख लेना। पहले के स्वरोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत परिवारों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, पर 1990 के दशक से इस नीति में बदलाव आया है। अब इन कार्यक्रमों का लाभ चाहने वालों को स्वयं सहायता समूह का गठन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि बुरी परिस्थितियों में वो अपने आप ही एक दूसरे की सहायता कर सकें। प्रारंभ में उन्हें अपनी ही बचतों को एकत्र कर परस्पर उधार देने को प्रोत्साहित किया जाता है। बाद में सरकार बैंकों के माध्यम से उन स्वयं सहायता समूहों को आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। अगस्त 2005 में संसद में एक विधेयक पारित कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक इच्छुक वयस्क को 100 दिनों तक रोजगार के लिए अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराने की गारंटी देने का निर्णय किया, यानी नरेगा आ गई। 2005 में आ गया आपके नरेगा का कार्यक्रम, और 2009 में इसका नाम चेंज हो गया, याद रखना आप। तो ये मनरेगा हो गया। पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था, अब इसमें महात्मा गांधी और जुड़ गया, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो ये मनरेगा हो गया। तो 2005 में आ गया आपका मनरेगा। पहले इसका नाम नरेगा था, जो 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। 2018-19 में लगभग 5 करोड़ परिवारों को इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के अवसर दिए गए। अब 2022-23 का जो बजट है उसमें 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट की तुलना में 25% कम था। अभी बजट तो नया भी आ जाएगा केंद्र सरकार का जल्द ही। तो 73,000 करोड़ का बजट 2000, ये आप कह सकते हैं कि 21-22 में, सॉरी 21-22 नहीं, 22-23 में था। ठीक है, मनरेगा के लिए याद रखना आप। निर्धनता निवारण की दिशा में तीसरा आयाम, देखिए याद रखो, पहला दूसरा हमने क्या पढ़ा है, पहला दूसरा तीसरा। पहले आयाम में क्या कहा गया है कि वृद्धि और विकास जब देश का होगा तो लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी, हुई नहीं। दूसरा कहा गया कि लोगों के लिए स्वरोजगार या इस प्रकार के काम के बदले अनाज या मनरेगा जैसी योजनाएं लगाएंगे, गरीबी हटाएंगे, तो वो प्रयास किया गया। उससे हालांकि कमी आई है, लेकिन उतनी नहीं। और तीसरा आयाम है कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, यानी उनकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अनाज की, ये जो स्कीम, यानी बिना काम के ही अनाज वगैरह बांट देना या फ्री शिक्षा देना, फ्री चिकित्सा देना, इस प्रकार की योजनाएं। तो निर्धनता निवारण की दिशा में तीसरा आयाम लोगों को न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारत विश्व के उन प्रथम देशों में से एक है जहां ऐसा सोचा गया। सस्ता अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति और स्वच्छता आदि सामाजिक उपयोग आवश्यकताओं पर सार्वजनिक व्यय लोगों के जीवन स्तर को सुधार सकता है। यानी इन पर यदि लोगों को खुद खर्च करना नहीं कर पड़े तो भी एक अच्छी सहायता उनकी हो जाती है। यह विधि 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई है। उस योजना के दस्तावेज में कहा गया है कि रोजगार के अवसरों में विस्तार के बाद भी निर्धन व्यक्ति अपने लिए सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद पाएंगे। भाई मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता भी है और 200 कोई 35-40 रुपये मजदूरी भी उनको यदि पर डे दे दी जाती है, फिर भी उनकी आय इतनी नहीं हो सकती कि वो इस महंगाई के दौर में अपना जीवन यापन कर सकें। तो उनके लिए बहुत सी चीज़ें हैं, वो बहुत ही कम रेट के ऊपर या फ्री उपलब्ध करवाई जाएं, ऐसा सरकार ने प्रयास किया है।
एक निश्चित सामाजिक न्यूनतम स्तर तक उनके उपभोग और निवेश को समर्थन देना निम्नलिखित रूपों में अनिवार्य होगा। उनको अनिवार्य खाद्यान्न मिले, पेयजल मिले, शिक्षा मिले, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिले, संचार और विद्युत की आपूर्ति हो। इसके लिए 3 प्रमुख कार्यक्रम हैं, जैसे कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, जिसके माध्यम से अनाज वगैरह राशन की व्यवस्था की जाती है। पोषण अभियान, जिसके माध्यम से आप देखते हैं ये तीसरा इससे जुड़ा हुआ ये है मध्यावकाश भोजन योजना, जो आपका मिड डे मील बोलते हैं, या अभी आप उसका पीएम पोषण योजना नाम कर दिया गया है। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक चीज़ें पहुंचाना। सरकार के पास विशेष समूहों की सहायता के लिए कुछ अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी हैं। निराश्रित वृद्धजनों के निर्वाह के लिए पेंशन दी जाती है। अति निर्धन महिलाओं और अकेली विधवाओं को भी इस योजना के अंतर्गत यानी पेंशन दी जाती है। सरकार ने गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए योजनाएं प्रारंभ की हैं, जैसे केंद्र की जन आरोग्य योजना, जिसको आप आयुष्मान भारत वाला से जोड़ सकते हैं, या राजस्थान की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये देखो खाता खोला गया था, उससे संबंधित एक योजना थी। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार $1.9 प्रति दिन से प्रति व्यक्ति जो निर्वाह करता है एक दिन, ये मैंने आपको बता ही दिया कि 2.15 हो गया है। $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम पर निर्वाह करता है तो वो गरीब है। और 1.9 के हिसाब से गरीबी बताएगी कि 1990 में तो विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 36% थी और 2015 में 10% हो गई। अभी ये 2.15 हुआ है, तो इसके आधार पर जब आंकड़े आएंगे तो थोड़ा सा इसका परसेंट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा निश्चित रूप से। गरीबी निवारण के लिए क्या करें? शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करें, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा स्वास्थ्य होगा, क्योंकि स्वास्थ्य यदि अच्छा नहीं है तो खर्च भी ज़्यादा होगा और लोग काम भी नहीं कर सकते ठीक से, तो वो गरीब हो जाते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण हो, क्योंकि लोग बच्चों के जन्म पर, जैसे लड़के के जन्म पर जो वगैरह जो उत्सव मनाए जाते हैं, या विवाह में दहेज जैसी जो प्रथाएं हैं, या मृत्यु पर जिस प्रकार की प्रथाएं चलती हैं, उस प्रकार की सामाजिक कुप्रथाओं के कारण भी बहुत सारा पैसा नष्ट होता है। तो इस सबको रोका जा सकता है जनसंख्या पर नियंत्रण करके। लक्षित व्यक्ति या समूहों तक लाभ पहुंचाना, यानी ऐसे ही व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना जिनको वास्तव में ज़रूरत है। तो इसके माध्यम से गरीबी निवारण किया जा सकता है, यानी गरीबी दूर की जा सकती है। तो ये था हमारा गरीबी का टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा खाद्य सुरक्षा होगा, जो भी जब भी जैसे भी मुझे समय मिलता है जल्दी मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप नोट्स वगैरह ऐप से पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।